वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइव। बच्चों, हम लोग प्रैक्टिस पेपर 4 सॉल्व कर रहे थे और ये है उसका पार्ट 5। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10, पार्ट 2 11 to 20, पार्ट 3 21 to 30। so actually it is part 4। so let's start with part 4। if the frequency of AC, ये सेक्शन बी के क्वेश्चन है बच्चों, एमसीक्यू है फिजिक्स में, 12th क्लास के लिए, सभी बोर्ड के लिए वैलिड है। एसी की फ्रीक्वेंसी को आपने 4 गुना कर दिया है इनिशियल वैल्यू का, यानी चैप्टर एसी से है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या होगा? सो यू मस्ट नो द फॉर्मूला इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम एक्स सबस्क्रिप्ट एल से दिखाते हैं। ये होता है ओमेगा एल। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको अगर मैं लीनियर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखूंगा देन इट बिकम्स 2 पाई एफ टाइम्स एल। सो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को 4 गुना किया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स लिखा है, ठीक है, तो मल्टीपल में भी मल्टीपल है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वी यूज रिक्वायर एसी वोल्टेज, करेक्ट है। घर में नजर दौड़ा कर देख लीजिए। Most of the electrical energy sold by power companies is transmitted and distributed as alternating current। सही बात है, AC की फॉर्म में आ रहा है हमारे घर में। AC voltage can be easily and efficiently converted from one to other by means of transformers। वन टू अदर की जगह यहाँ पर अगर वर्ड होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन तो मैं ज्यादा सही मानता, क्योंकि डीसी का जिक्र नहीं है इसलिए हम इस स्टेटमेंट को भी सही करेंगे। और ये बात सही है, एसी वोल्टेजेस को हम इजीली डीसी वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेक्टिफायर सस्ते होते हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, जबकि इन्वर्टर जो कि डीसी को एसी में बदलता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है डीसी को एसी में बदलने वाला डिवाइस इन्वर्टर जो घर में भी लगा हुआ है, महंगा है, बड़ा है, भारी है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस मैंने डिस्कस किया आपसे। तो हम बोलेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। An AC voltage source of variable angular frequency omega and fixed amplitude V is connected in series में जोड़ा है with capacitance C and electric bulb of resistance R, जिसका इंडक्टेंस 0 है, यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। तो अभी हमारे पास जो सर्किट है बच्चों वो है RC सर्किट, ऐसा हम कह सकते हैं। रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है। फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर आपको पता है XC होता है 1/2πfc या 1/ओमेगा C। तो क्या होने वाला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड। अभी हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा को बढ़ा रहे हैं। ओमेगा को आपने बढ़ाया, बढ़ा दो, हमने ओमेगा को बढ़ाया तो एक्सी घटा, एक्सी घटा तो करंट आई का क्या हुआ, करंट आई थी V/Z। एक्सी घटा तो Z भी घटा, क्योंकि एक्सएल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर Z किसके बराबर है आरसी सर्किट में, ये है √ऑफ R स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर, सॉरी एक्सी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर नहीं है। सो Z घटा, Z घटा तो करंट बढ़ी, और करंट बढ़ी तो बल्ब ज्यादा रोशनी देने वाला है, ग्लोज ब्राइट। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है भी सही। कोर इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, कोर हटा रहे हैं तो क्या होगा, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक हटा रहे हैं तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34, करंट पासेस थ्रू ए वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये कंसेप्ट पर क्वेश्चन मिलेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट, एक ही क्वांटिटी के लिए पूछा है, ऑफ द क्रॉस सेक्शन। द चार्ज क्रॉसिंग, करेक्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपके एक पेपर में ये सवाल था और ये दोनों आंसर बने हुए हैं इसमें, नहीं उसमें करेक्शन लगाकर हमें दोनों का आंसर बनाया,
पर मैं यहाँ क्रिटिसाइज ये करना चाहूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो चेंज होगी, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, करंट डेंसिटी भी क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनडायरेक्टली अगर मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं यूं कहूंगा कि ये कंडक्टर है वेरिएबल क्रॉस सेक्शन वाला, तो ऑब्वियसली इसके अलग अलग पार्ट का रेजिस्टेंस अलग अलग है। जब अलग अलग पार्ट का रेजिस्टेंस अलग अलग है और जब हम इसमें करंट भेजते हैं आई, तो जिसका रेजिस्टेंस कम है वो कम गर्म होगा, ठीक है, ये हिस्सा कम गर्म होगा, ये हिस्सा ज्यादा गर्म होगा, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितने निकलेंगे। अब ये और बात है कि कंडक्टर में पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, 10⁻28, और अगर हम यूं कहें कि गर्म होने से टेम्परेचर ज्यादा कहां पर है, इस पतले हिस्से में जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि करंट तो सेम है और हीट होती है I²RT, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से पतले हिस्से की गर्मी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो मान लो मैं यूं कहता हूं कि उसमें बढ़ गए 10⁻16 सपोज, तो जोड़कर कितने आए, कि जोड़ना 10⁻28 में 10⁻16, तो हम बोलेंगे 10⁻28, 16 जोड़ने पर भी इतना ही रहेगा, क्योंकि 10⁻28 इतना ज्यादा बड़ा है कि 10⁻16 के सामने नेग्लिजिबल है। इसलिए हम कहते हैं कि free electron density is independent, but actually it is not independent. Actually 10⁻16 बढ़ना भी मायने रखता है। अब कुछ बच्चे जो नहीं समझ पाए उनको मैं दोबारा समझा दूं, 10⁻28 में 10⁻16 जोड़ने के बाद भी 28 ही कैसे रहा। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपको मैंने 5 रुपए और दिए, तो अब आपके पास कितने हैं, कुछ बोलेंगे 1 करोड़ 5 रुपए, नहीं, अभी भी आपके पास 1 करोड़ ही है, आप अभी भी करोड़पति हैं, 5 रुपए उसके आगे कुछ भी नहीं। तो जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट 35। तो अच्छा, तो बोलेंगे इसका आंसर क्या लगाना है हमको, ये लगाना है भाई, चार्ज क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 35, टू मिनिमाइज द पावर लॉस को मिनिमाइज करना है इन द ट्रांसमिशन केबल्स, जैसे कि हम कोशिश करते हैं पूरी, कनेक्टिंग द पावर स्टेशन टू द होम एंड फैक्ट्रीज, द ट्रांसमिशन केबल्स कैरी करंट। हम क्या करते हैं, हमें पता है पावर P कांस्टेंट V इंटू आई, फिर हीट लॉस जो होगा उसको हम V²/R इंटू टी से कैलकुलेट नहीं करते, हम उसको कैलकुलेट करते हैं I²R इंटू टी से, क्योंकि वायर लाइन में करंट कांस्टेंट रहती है। तो हमारी कोशिश ये है कि I कम से कम हो जाए, I को घटाना है, I को घटाना है, तो पावर सेम रखने के लिए V को बढ़ाना होगा। हमारा जवाब यहाँ पर है, एट ए वेरी हाई वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 36, इस तरह के सवाल भी आपको मिले हैं हर पेपर में, प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी अच्छी। बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, इंटर रेजिस्टेंस आर, उसको जोड़ा हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के अक्रॉस, और कैपिटल आर को हम चेंज कर रहे हैं। एक ग्राफ हमने बनाया करंट आई पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी के बीच, तो आपको सही अल्टरनेटिव चुनना है, करंट आई और वोल्टेज वी। तो यहाँ ये है ओपन सर्किट वोल्टेज जो ईएमएफ होता है, तो ईएमएफ है 10 वोल्ट। ये है शॉर्ट सर्किट करंट, हमेशा ध्यान रखिए, शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब ये होता है ये मैक्सिमम करंट होती है, तो ये है ईएमएफ अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी ये करंट है 10/R जो कि 2 के बराबर है, तो मैं यहाँ से कहूँगा R है 5 ओम। अब मुझे लगता है हमारे आंसर्स मिल जाएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 5 ओम, करेक्ट। ईएमएफ ऑफ बैटरी वो हमने निकाला 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे है नहीं। मैक्सिमम करंट विच कैन बी टेकन फ्रॉम द बैटरी 4 एम्पियर, नो, 2 एम्पियर से ज्यादा करंट आप नहीं ले सकते हैं। वीआई ग्राफ कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन है तो ऑप्शन। 37, विद ए सर्टेन सेल, किसी सेल के साथ बैलेंस पॉइंट हमें मिल रहा है 65 सेंटीमीटर पर फ्रॉम द जीरो एंड ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर। अब यहाँ कंफ्यूज कर दिया आपको, जीरो एंड, एक हायर पोटेंशियल वाला एंड है, दूसरा लोअर पोटेंशियल वाला एंड है, किसको जीरो एंड बोलेंगे, तो ये कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, तो आंसर हमें चेक करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। विद अनदर सेल हुज ईएमएफ इज लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट सेल बाय 0.1 वोल्ट, यानी पहले सेल का ईएमएफ है ई,
तो दूसरे का है E माइनस 0.1। बैलेंस पॉइंट इज एट 60 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऊपर 65 और नीचे लिख सकता हूँ 60, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट कट जाएगा ऊपर नीचे। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द फर्स्ट सेल, वो हमें ई निकालना है। तो हो गया हमारा काम। पर अगर मैं जीरो एंड को मानता हूँ दूसरा वाला एंड, यानी ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये एंड हायर पोटेंशियल वाला, ये लोअर पोटेंशियल वाला। पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ भी नहीं दी है, 10 मीटर मान के करें तो फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो करना तो ऐसे ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। तो 60E, पहले काट देते हैं इसको। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो मेरे पास आ रहा है 12E इक्वल टू 13E माइनस 1.3, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13E में से 12E जाएगा तो ये आ जाएगा E, और सीधे जवाब आएगा 1.3। C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, is projected with uniform velocity along the axis of a current carrying long solenoid। बहुत बढ़िया। एक लंबी सोलेनॉइड है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं कितना होता है, म्यू 0 Ni। इसके एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया गया। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, क्या होने वाला है? सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, बहुत लंबी सोलेनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों स्ट्रेट, और इलेक्ट्रॉन भी जाएगा स्ट्रेट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जब अब कोई जाता है चार्ज पार्टिकल तो मैग्नेटिक फील्ड उसको कुछ नहीं कहता। तो और मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट नहीं कर सकता, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, चलता जाएगा, बाकी सब पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है हमको? ये रेक्टेंगुलर लूप जैसे देख रहे हैं हम, कैरिंग करंट आई करंट ये कैरी कर रहा है, सिचुएटेड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर है, ये रेक्टेंगुलर लूप है। वायर इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द लूप एंड इज इन द प्लेन ऑफ लूप, दोनों पेपर के प्लेन में। इफ ए स्टेडी करंट, डायरेक्ट करंट आई एस्टैब्लिश इन द वायर एज शोन इन फिगर, लूप विल। देखो बच्चों, कंसेप्ट है लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, इनके बीच होगा अट्रैक्शन। अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर, इसके और इसके बीच होगा रिपल्शन। सिर्फ इतना हिस्सा इधर और इतना हिस्सा इधर। अब ये दो हैं परपेंडिकुलर है, इनका कोई इंटरेक्शन होगा नहीं। तो हम देख रहे हैं अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है, तो लूप खिसकेगा वायर की तरफ, मूव टुवर्ड्स द वायर बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 40, मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड by a galvanometer of resistance 40 ohm, यानी कैपिटल G आपको दे दिया गया है, और मैक्सिमम करंट यानी IG भी दे दी गई है, IG is 10 मिली एम्पियर। इस कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, वोल्टमीटर में G2V कन्वर्जन का क्वेश्चन है बच्चों, मैग्नेटिज्म का G2V। 50 वोल्ट वोल्टमीटर की रेंज है, रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फॉर्मूला होता है R इक्वल टू, डिराइव भी कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, V अपॉन IG। इसके लिए आपको मेरे और वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे पूरे चैनल पे, जो है करीब 1200 से ज़्यादा लेक्चर्स हो गए होंगे अब तो, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, वहां से आप ये देख सकते हैं। तो मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाई, R पता करना है, V हमारे पास है 50, IG है हमारे पास 10 मिली एम्पियर, तो ये जो -3 है ऊपर जाकर +3 बनने वाला है, और सब्ट्रैक्ट हमें करना है 40। अगर कुछ भी नहीं करते तो भी आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं 4960। क्यों? 40 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचने वाला है, चेक कर लेते हैं। फिर भी ये ऊपर गया, एक जीरो तो कट गया, तो सीधे दिख रहा है हमें 5000 है। अब 5000 रुपये आपके पास है, 40 रुपये आपने किसी को दे दिए तो आपके पास कितने बचे? 4960।
बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।